वोल्टेज इक्वेशन आ जाते हैं। तो ये इन्होंने डेरिवेशन किया है, तो ये तो आप सिंपल, अगर आपको ये याद भी ना हो तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। सही है, तो इसकी वो इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पावर क्या होता है, तो पावर भी आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। आपका क्या होता है, V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए होता है। सही है, तो इसके साथ करंट को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आई ए हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आई ए हो जाएगा, ये आपका आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा। सही है, तो ये आपका क्या है, ये आपका वही पावर है जो आप सप्लाई कर रहे हो। सही है, दिस इज दैट पावर जो ओके आप सप्लाई दे रहे हो। सही है, ओके सही है। और ये पावर कौन सा, ये वही पावर होगा जो आर्मेचर आपको डेवलप कर रहा है, जिस तरह वहां पे हमें पावर डेवलप करता था जनरेटर में। सही है, सो दिस इज द ओके डेवलप पावर। और ये जो है ये हमारे पास वेस्ट हो जाता है आर्मेचर में, वेस्टेड पावर। लाइक जो सप्लाई पावर दे रहे हो, जो आप यहाँ से पावर दे रहे हो, उसमें हमारे पास कुछ पावर वेस्ट हो रहा है, और कुछ पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आर्मेचर में वो यूटिलाइज हो रहे हैं। सही, ओके तो मेरे पास ये क्या था, ये आर्मेचर का पावर था। सही है, या आप ये कह सकते हो कि दिस इज द पावर ऑफ द, या यू कैन से दिस इज द मैकेनिकल पावर। ओके, सो इसकी जगह अगर मैं वो लिख लूँ, मैकेनिकल पावर पी एम प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, दिस इज द लॉस पावर। ओके, जो आपके आर्मेचर में पावर लॉस होगा, दैट इज दिस, एंड दिस इज द अप्लाइड पावर, जो आप इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल मोटर को। सो दिस इज दैट पावर, ये आपका लॉस हो रहा है, और जो आपको आउटपुट पे मिल रहा है दैट इज दिस मैकेनिकल पावर। अच्छा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी एम आपका हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। सही है, तो हमारे पास जब भी हम मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करते हैं, ओके लेट्स से दिस इज पी एम, और लेट्स से ये आपका आर्मेचर करंट है, तो जब भी आपने मैक्सिमम पावर फाइंड करना है कि मैं आर्मेचर करंट को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर इंक्रीज करता जाऊं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को इंक्रीज करता जाऊं, आर्मेचर करंट को इंक्रीज करता जाऊं, तो मेरा आउटपुट पावर क्या होगा, तो वो कब, यानी ये वो इस तरह इंक्रीज होता जाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट कब होगा, यानी मैक्सिमम कब होगा वो पावर, यानी कौन से आर्मेचर करंट पे आपको ये मैक्सिमम पावर देगा। तो अगर, अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं। सही है, हम इसका क्या कर ओके लेते हैं कि डेरिवेटिव ले लेते हैं कि टी पी एम डिवाइड बाई डी आई ए, यानी डेरिवेटिव ले रहे हो, सो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे वो आपका जीरो होगा। सही है, डेरिवेटिव यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। आपका क्या होता है, ये इस तरह इंक्रीज होते जाता है, फिर यहाँ पे आपके ये इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, फिर इस तरह नीचे आता है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू जीरो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, इसका आप डेरिवेटिव ले लो, dy by dx, if this is x this is y, तो dy by dx will be equal to 0। वर्टिकल लाइन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपका इंफिनिटी होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे आप देख लो, यहाँ पे आपका x की वैल्यू 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यू, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये आपका क्यों 0 होगा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो, तो यहाँ पे आपका y वैल्यू जो है वो 0 भी है, और अगर यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, लेट्स से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो इसका भी डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हम दिस इज द चेंज इन y वैल्यू, यहाँ पे चेंज इन y वैल्यू नहीं आ रही। सही है, चेंज इन y वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही। ये आपका क्या होता है, डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देख लो, लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो x2 माइनस x1 की तो आपके पास सम स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 2, सो आपकी यहाँ पे तो 8 वैल्यू आ जाएगी। ऊपर देख लो, सो दिस इज x1 पे ये आपका y1 हो जाएगा, x2 पे ये पॉइंट आपका y2 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 पे सेम वैल्यू आपको दे रहा है, लेट्स से दिस इज 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, वर्टिकल लाइन का डेरिवेटिव हमारे पास इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे आप मैक्सिमम पॉइंट पे देख लो, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव 0 होगा। सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। सही है, डेरिवेटिव डी, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, सही है, तो इस साइड पे भी मुझे डेरिवेटिव लेना चाहिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव ऑफ पी एम दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स विल बी इक्वल टू v माइनस 2
IARA हो जाएगा। सो इससे आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू IARA आ जाएगी। सर ये जो आपने ब्राउन से लिखा है DPM ओवर DIA, जी सर ये किस तरह आपने ये वाला जैसे ये या DP DPM डिवाइड बाई DIA ओके, आर्मेचर करंट। तो ये आगे भी इसके आर्मेचर करंट है। या ये भी आर्मेचर करंट है, दिस इज आल्सो आर्मेचर करंट। तो ये आपका V आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो, दिस इज यहाँ पे आप वो पावर रूल अप्लाई कर लो, सो दिस विल बी 2 इंटू IARA आ जाएगी। सो योर V इज इक्वल टू 2 IARA। तो एज वी नो दैट फ्रॉम द वोल्टेज इक्वेशन, मेरे पास वोल्टेज इक्वेशन क्या था, ये था, सही है। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि IAR की A की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, लाइक दिस वैल्यू V डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू IARA। तो उसी वहां से आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू EB, IARA की जगह ये पुट कर लो V डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी 2V हो जाएगा इज इक्वल टू EB 2EB। सर ये कैसे किया है? सर ये हमारे पास V आ गया 2 IARA। यस यस सर इसको सर यहाँ से जो V की वैल्यू है जो आपने ये सर्कल बनाया है EB प्लस IARA, इसमें पुट कर देनी है ये वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे V डिवाइड बाई 2 कर लो, सो दैट इज इक्वल टू IARA। ओके, दिस IARA विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई 2। इस वैल्यू को इंस्टेड ऑफ IARA यहाँ पे पुट कर लो, दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे V इज इक्वल टू EB प्लस V डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, सही है। इसको आप इस तरह कर लो कि इस साइड पे ले आओ, सो दिस विल बी V माइनस V डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू EB, सही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे V डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इससे इज इक्वल टू EB। सो योर V विल बी इक्वल टू 2 इंटू EB आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ओके, तो ये बन गया V बाई 2। ठीक है, समझ में आ गई है। अच्छा, ये मेरे पास, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी कब, नहीं मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं, मैक्सिमम पावर कब आपको जनरेट करेगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो आपको मैक्सिमम पावर कब जनरेट करेगा, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, योर V इज इक्वल टू 2 EB या योर बैक EMF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसको आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास किस तरह मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, सही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह होता है कि कंडीशन क्या था कि मैक्सिमम पावर तभी जनरेट होगा व्हेन योर वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू EB। ये EB जो होगा ये आपका फिक्स होगा। अच्छा, ये क्यों फिक्स होगा? बिकॉज EB इज इक्वल टू, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिकल मोटर आपके सामने होगा तो उसका फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ वायर्स भी उसमें कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ पोर्स भी उसमें कांस्टेंट होंगे, क्योंकि वो तो आपके पास फुल डिजाइन मोटर सामने होगा, सही है। और ए भी आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर वेव वाइंडिंग होगा तो वो 2 होगा, लैप वाइंडिंग होगा तो वो नंबर ऑफ पोर्स इक्वल होगा। 60 इज आल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। और मैं यहाँ पे आपका लोड भी फिक्स है, तो लोड फिक्स होने की वजह से आपका फ्लक्स भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, और स्पीड भी आपका कांस्टेंट होगा। ओके, सो यू कैन से दैट EB इज कांस्टेंट। ओके, फॉर फिक्स लोड EB इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपका EB कांस्टेंट है। अच्छा, अब मुझे मैक्सिमम पावर जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, सही है। जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जो सप्लाई दे रहे हो, उसको आपने इतना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको कि वो 2 टाइम्स बैक EMF हो जाए। जो आपका फिक्स बैक EMF की वैल्यू है उसके 2 टाइम्स आपको ये सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज करना पड़ेगी। तो जब आप इसको इंक्रीज कर लो तो इट मींस कि आप IL को इंक्रीज कर रहे हो। जब आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करो तो इट मींस कि आप IL को इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे I शंट तो आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो तो अपने बस वो फिक्स वैल्यू होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो इंक्रीज आएगा वो आपके IA में आएगा, सही है। तो IA में इंक्रीज आने की वजह से आपका यहाँ पे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा उसमें आपका काफी वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां पे, सही है। RA इंक्रीज करने से आपका जो IA² RA लॉसेस होंगे वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, सही है। तो इसी वजह से यानी यहाँ पे ज्यादातर आपका जितना भी जैसे आप अगर आप इस वोल्टेज को डबल कर लो
तो यहाँ पे ये आई एल भी आपका डबल हो जाएगा, आई एल डबल होने की वजह से आई ए भी आपका डबल हो जाएगा, तो यू कैन से दैट कि आपका जो लॉसेस है वो अब डबल हो रहे हैं। लॉसेस तो सर 4 टाइम्स हो जाएंगे ना, क्योंकि आई का स्क्वायर है। या आई का स्क्वायर है, यानी वो काफी बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा वो लिमिटेशन लाता है कि आप ने मैक्सिमम पावर के लिए आपने अपने वोल्टेज को इतना इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि वहां पे आपका आर्मेचर करंट बहुत इंक्रीज हो जाएगा और वो आपका जो लिमिट होगा ओके वो उसको क्रॉस कर लेगा। तो आई ए का जो लिमिट होता है उसको क्रॉस कर ले तो फिर आपका वो मोटर जल जाएगा। तो इसी वजह से हम इस कंडीशन को अवॉइड करते हैं। ओके, मैक्सिमम पावर हमें दे देगा लेकिन उसमें उसके साथ साथ काफी ज्यादा लॉसेस भी होंगे, तो इसी वजह से ये आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना। ओके, और इसी वजह से आपका जो एफिशिएंसी होगा दैट्स विल बी लेस देन 50%, क्योंकि हाफ पावर तो आपका यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगा हाई करंट की वजह से। ओके, और बाकी पावर आपको आउटपुट देगा, सही है, लेकिन हाफ पावर यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगा और उसमें से कुछ पावर आपके फ्रिक्शन और जो आयरन लॉसेस होते हैं या वेंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, उसमें भी आपका वेस्ट होगा, तो आपकी एफिशिएंसी 50% से कम हो जाएगी, यानी और भी कम हो जाएगी। अगर ये वेंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस ना होते तो फिर क्या था, फिर आपकी एफिशिएंसी राउंड अबाउट 50% होती, लेकिन यहाँ पे उस वो लॉसेस भी हो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी और कम हो जाएगी, दैट्स विल बी लेस देन 50%। सर इसमें अगर देखा जाए तो लॉसेस एज कंपेयर टू दूसरी मोटर्स में ज्यादा होते हैं, तो फिर भी हम इसको कमर्शियली भी यूज करते हैं और घरों में भी यूज करते हैं। नहीं, लॉसेस यहाँ पे इसी वजह से ज्यादा हो रहे हैं। कब ज्यादा होंगे, जब अगर आपने मैक्सिमम पावर गेन करना है, मैक्सिमम पावर गेन करना है तो वहां पे आपको वोल्टेज को डबल करना पड़ेगा, यानी वोल्टेज को आपने बैक ईएमएफ के 2 टाइम्स आप कर लो तो फिर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ साथ आपके बहुत ज्यादा लॉसेस भी होंगे। दिस इज जस्ट फॉर मैक्सिमम पावर। ओके ओके या सर, जो ये मोटर्स यूज हो रही हैं कमर्शियल पेपर मिल में, वहाँ पे इनकी एफिशिएंसी लेस देन 50% ही है? नहीं, वहां पे इसकी एफिशिएंसी मोर देन 50% है। लेस देन 50% तभी होगी अगर आप मैक्सिमम पावर की कंडीशन को पावर से सेटिस्फाई कर। करेंगे। ओके या ओके, ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ डीसी मोटर। तो ये भी उसी तरह है, सही है, जो हमने लास्ट टाइम जनरेटर के केस में डिस्कस किया था, सीरीज में कनेक्टेड है, दिस इज शंट, और ये आपके डायग्राम में नजर नहीं आ रहा लेकिन दिस इज लॉन्ग शंट एंड दिस इज शॉर्ट शंट। ओके, कंपाउंड मोटर होते हैं, सही है, तो इसमें और कुछ नहीं है, इसको आप रीड कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ तक, यहाँ आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, यस। ओके, मोमेंट आर्म, यू नो व्हाट इज मीन बाय मोमेंट आर्म, उसको हम स्मॉल एल से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रोटर होते हैं इस तरह, सही है, और रोटर को हम मैग्नेट्स में रख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये हमारे पास रोटर होता है इस तरह। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारे पास वायर्स होते हैं इस तरह, ये वायर हो गया, फिर इस तरह वायर हो गया, फिर यहाँ पे वायर हो गया, सही है, इस तरह वायर्स होते हैं। अच्छा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट्स मूव फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द साउथ पोल। ओके, और ये आर्मेचर आपका, ये इसमें दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल्स। ओके, इसमें करंट जा रहे हैं तो इस पे फोर्स एक्ट होगा, दैट्स विल बी आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड अकॉर्ड, यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, लेट्स से वो फोर्स आपके इस तरह एक्ट हो रहे हैं। ओके, इस वायर का भी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस वायर का भी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस वायर का भी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, तो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द आर्मेचर। ओके, सो यू कैन से दैट दिस इज द मोमेंट आर्म, ये आपका मोमेंट आर्म हो गया, सही, तो एक टॉर्क सा जनरेट हो जाएगा। ये देख लो, यहाँ पे आपका इस तरह होता है ना, मैं ये फ्रंट व्यू आपको बना लेता हूँ, दिस इज द साइड व्यू, तो यहाँ पे ये सेंट्रल है, दिस इज द मोमेंट आर्म। ओके, यहाँ पे आपको एक फोर्स एक्ट होगा, दैट विल बी लाइक दिस। Okay, so this is torque. Torque is equal to product of force and moment arm, सही है, तो ये एक फोर्स, तो आप कह सकते हो ये मेरे पास एक टॉर्क जनरेट होगा, इसको मैं T1 कह देता हूँ, सही है। इसी तरह आपका यहाँ इससे T1 हो जाएगा, इससे T2 हो जाएगा, इससे T3 हो जाएगा, इससे T4 हो जाएगा, तो समेशन ऑफ ऑल दीज टॉर्क इज नोन एज ग्रॉस और आर्मेचर टॉर्क। ओके, इसको मैं ग्रॉस या आर्मेचर टॉर्क कह देता हूँ।
यानी टोटल टॉर्क, उसको मैं TA से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क इज द समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑफ ऑल दीज वायर्स, ओके, कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। सही। तो इन सारे टॉर्क्स की वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट होगा जिसकी वजह से ये इस तरह रोटेट करेगा और हमें मैकेनिकल आउटपुट देगा। गॉट इट? ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये आर्मेचर टॉर्क कितना होगा, इसके लिए एक फार्मूला है, वो आपने बस याद रखना है। ओके, अगर आर्मेचर टॉर्क आ जाए एग्जाम में तो बस आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, 0.159 Z बाय IA इंटू P डिवाइड बाई A, जिस तरह वो EB का एक फार्मूला था ना, इसी तरह ये फार्मूला है। सही है। तो ये आपने आर्मेचर टॉर्क का अगर MCQs आ जाए आर्मेचर टॉर्क से रिलेटेड तो वहां पे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, 0.159 Z बाय IAP बाय A। सही। इसमें वही टर्म, दिस इज द नंबर ऑफ कंडक्टर, आर्मेचर करंट, फ्लक्स, नंबर ऑफ पोल्स, एंड दिस इज A इज 2 फॉर वेव वाइंडिंग एंड A इज P फॉर लैप वाइंडिंग। यस। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके सामने मोटर पड़ा होगा तो मोटर में ये भी कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। ओके, दिस इज द फिक्स वैल्यू, ये भी फिक्स होगा। ओके, क्योंकि उस टाइम तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब आपका मोटर आप कंपनी से आप या मार्केट से आप मोटर को खरीद लेते हो तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स होते हैं। ओके, तो ये तो आपका फिक्स होगा, ये थोड़े से चेंज होते जाएंगे। सही है। ये दोनों टर्म्स ये डिपेंड करता है लोड पे। नंबर ऑफ पोल्स भी आपके कांस्टेंट होंगे। सही है। और ए भी आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोटर जब बाहर आ जाए मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाइंडिंग उसने यूज किया है। सही है। तो वो उसके नेम प्लेट पे ये सब कुछ गिवन होगा कि इसमें इतने पोल्स हैं, इतने नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इतना ये वेव वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने लेने। तो ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। सो आई कैन से दैट माय TA, मेरा जो TA होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्लक्स इनटू IA। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मींस के बाकी वैल्यूज मेरे पास कांस्टेंट होंगे। सो आई कैन से दैट TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्लक्स इनटू IA। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। हमने फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर लिया कि हमारे पास टाइप ऑफ मोटर्स हमने डिस्कस किया, उसमें हमारे पास सीरीज मोटर होते हैं, शंट मोटर होते हैं, कंपाउंड मोटर होते हैं। तो हमारे पास जो शंट मोटर होते हैं, ये आपने जहन में रखना है कि शंट मोटर में क्या होता है। शंट मोटर में मेरे पास यहाँ पे आप देख लो, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो यहाँ से आप वोल्टेज सप्लाई दे दो तो IA आपका करंट यहाँ पे भी इंक्रीज होते जाएगा और यहाँ पे भी इंक्रीज होते जाएगा। ये कब तक इंक्रीज होगा, ये तब तक इंक्रीज होगा जब तक ये आपका जो फील्ड वाइंडिंग है ये सेचुरेशन को ना पहुंच जाए। जब ये सेचुरेट हो जाएगा तो आपका आई शंट फिक्स हो जाएगा। सही है। तो जब आई शंट फिक्स हो जाएगा तो यू कैन से दैट कि आपका फ्लक्स जो है वो फिक्स हो गया। अब सेचुरेट हो गया ना, तो सेचुरेट हो गया तो इट मींस कि आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A। सही है। फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया या इनटू एरिया इसके इक्वल होते हैं। सही है। अच्छा, तो हमारे पास B किसके इक्वल होता है, सर म्यू ओवर एच। नहीं, म्यू एन आई के इक्वल होते हैं। म्यू एन आई। ओके। और अगर हम ये मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है, इसका मैं BH कर्व ड्रा कर लूं तो ये क्या होगा, पहले आपके इस तरह इंक्रीज होता जाएगा, फिर ये आपके इस तरह कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मींस कि ये आपका सैचुरेशन कंडीशन पे पहुंच जाएगा। इसके बाद आप H को इंक्रीज करते जाओ, B आपको कांस्टेंट देगा, ये फ्लक्स लाइन आपके कांस्टेंट होंगे। तो ये जब कांस्टेंट हो जाए, ओके, ये आपका फिक्स हो जाए, तो इट मींस कि आपका आर्मेचर ये शंट करंट भी फिक्स हो गया। यस। अच्छा, ये भी फिक्स हो गया तो आपका शंट करंट फिक्स आएगा, जिसकी वजह से, और ये B भी कांस्टेंट हो गया, तो B कांस्टेंट हो गया तो इट मींस कि आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। यस। तो आपने जहन याद रखना है कि आपके शंट DC मोटर जो होते हैं ना, शंट वाउंड मोटर, उसमें आपका जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है, यू कैन से। ओके। सही है। आप लोड को इंक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, तो आपका ये कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा फॉर शंट मोटर, तो यू कैन से दैट आपका आर्मेचर टॉर्क जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट फॉर शंट मोटर। Okay. Yeah, if you increase the load, decrease the load, still your armature torque is directly proportional to IA.
IA। या अब सीरीज वाइंडिंग को थोड़ा सा डायरेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर आपका लोड इंक्रीज हो गया, सही है, तो लोड इंक्रीज मींस के आपका लोड इंक्रीज मींस के आपको ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, सही है। जी ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी तो इट मींस कि आपको IA भी इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी जितना आपका आउटपुट, आपको हाई आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सही है। ओके। तो IA इंक्रीज करने से आपका फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यस ये ठीक है, सीरीज में। वो सीरीज में है। यस या यस सो यू कैन गॉट से कि आपका आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फॉर द सीरीज मोटर, यानी आप IA को इंक्रीज करते जाओ तो ये फ्लक्स भी उसके अकॉर्डिंगली आपका इंक्रीज होते जाएगा, सही है। ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये कब तक इंक्रीज होता जाएगा, जब तक ये आपका सेचुरेट ना हो जाए। सेचुरेशन के बाद तो ये आपकी फ्लक्स वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इसमें आप IA को चाहे जितना भी इंक्रीज करते जाओ ये फ्लक्स आपकी कांस्टेंट होगी। सो फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर दिस इंटरवल ऑफ आर्मेचर करंट, आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू IA होगा। सर फिर जब हमारे पास फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेशन की स्टेज आ जाएगी, उसके बाद सर फिर हमारा IA फिर भी बढ़ता जाएगा। जी IA तो डिपेंड करता है आपके लोड पे। अगर आप वॉशिंग ओके मशीन में बहुत ठीक ज्यादा है। कपड़े डाल दो वॉशिंग मशीन में, तो इट मीन्स कि आपने लोड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, तो इट मीन्स कि आपको ओके बहुत ज्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो ज्यादा फोर्स मीन्स कि आपको ज्यादा टॉर्क का रिक्वायर्ड होगा। सर, अगर बात का जैसे आपने भी एग्जांपल देखी होगी, अगर ज़्यादा लोड वॉशिंग मशीन में डाल दें तो सर वो फिर गर्म हो जाती है। तो वो क्यों गर्म हो जाती है, वो इसी वजह से कि आपका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। तो टॉर्क ज्यादा मीन्स के आपका आर्मेचर करंट ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखो, यानी उनका वो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज सप्लाई से आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने डिमांड को फुलफिल करना है, उसने ज्यादा लोड को रोटेट करना है, सही है। तो ज्यादा आर्मेचर करंट से ओके, आपके ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे, यहाँ पे आर्मेचर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे ना आर्मेचर करंट की वजह से। बढ़ जाएंगे। तो उसी वजह से वो ठीक है, गर्म हो सही जाता है। सही। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, तो जब तक सेचुरेशन से पहले आपका IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, सेचुरेशन के बाद आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। सो फॉर द सीरीज मोटर IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, सो यू कैन से दैट फ्लक्स। योर टॉर्क फॉर सीरीज मोटर, सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, आपका TA क्या हो जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हो जाएगा। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह IA पुट कर लो, सो दिस विल बिकम IA स्क्वायर फॉर द सीरीज मोटर अप टू, या इसके साथ आप इस तरह लिख लो कि अप टू मैग्नेटिक सेचुरेशन, यानी मैग्नेटिक सेचुरेशन से पहले ये आपका ये कंडीशन होगा, उसके बाद फिर आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा। सर मुझे स्केयर की नहीं समझ आई, कैसे आया स्केयर? स्क्वायर आपका एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक सेचुरेशन से पहले क्या होता है, आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जाओ तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होते जाएगा, सही है। तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह अगर मैं ये इस तरह कर लूँ कि IA इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू फ्लक्स हो जाएगा, सही है। तो आप इस तरह कर लो कि फ्लक्स की जगह IA डिवाइड बाय K हो जाएगा, फ्लक्स की जगह IA डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सो दिस इज IA स्क्वायर। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो इट मींस कि इसका भी एक फिक्स वैल्यू होगा, जिस तरह यहाँ पे हमने ये सारे वैल्यूज फिक्स थे, तो उसकी जगह मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल दिया, तो ये आपका इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, सही है। तो TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सही है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं ठीक तो। है। अब ठीक है सर। अच्छा, अप टू मैग्नेटिक सैचुरेशन या अप टाइप टू किया आपने। या अप टू मैग्नेटिक सेचुरेशन, उसके बाद ये आपका आर्मेचर करंट ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप आर्मेचर करंट इंक्रीज करते जाओ, सॉरी आर्मेचर करंट इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, आपका जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप IA को इंक्रीज करते जाओ तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेचुरेट हो जाएगा, यानी आपका ये सेचुरेट हो जाएगा। इट मींस कि आपका ये B कांस्टेंट हो जाएगा, तो B कांस्टेंट हो जाएगा तो इट मींस कि आपका फ्लक्स कांस्टेंट है। आप IA को बेशक इंक्रीज करते जाओ, आपका ये कांस्टेंट है फ्लक्स। ओके ओके सर।
अच्छा, वैसे ना आपके एक दूसरा कंफ्यूजन मुझे तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको शायद बाद में हो जाए। मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैं फॉर एग्जांपल आई ए को इंक्रीज करते जाऊं तो फ्लेक्स मेरा कांस्टेंट होगा। यस क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे मेरा बी जो है वो सेचुरेट हो गया। यहाँ पे देखो बी का फिक्स वैल्यू है, यस सही है। तो यहाँ पे आप यस वैसे ना आप ये कह दो कि सर यहाँ पे भी आर्मेचर करंट में इंक्रीज हो रहा है, ये आई ए मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो बी तो इंक्रीज होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बी इंक्रीज नहीं होगा। बी क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि आई एक आप इंक्रीज करते जाओ, एन इज द नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो आपकी फिक्स होंगी, सही है, उसको तो आप चेंज नहीं कर फिक्स है। सकते। इस म्यू वैल्यू को देख लो तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है कि बी इज इक्वल टू म्यू एच। यानी यहाँ के लिए आपका बी क्या होता है, म्यू क्या होता है, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यस सही है। तो ये स्लोप तो कांस्टेंट होगा, यानी मैग्नेटिक सेचुरेशन से पहले ये स्लोप आपका कांस्टेंट होगा। यहां पे देख लो तो यहां पे आपका बी कांस्टेंट हो गया। तो बी कांस्टेंट हो गया, इट मींस के बी डिवाइड बाय म्यू इज इक्वल टू एच हो जाएगा, या बी डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। बी डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू म्यू, सही है। तो यहाँ पे तो म्यू का एक ही वैल्यू था, ओके, वो फिक्स था। तो ये जब फिक्स था तो आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जाओ तो ये भी इंक्रीज हो रहा था, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, बी की वैल्यू फिक्स हो गई, ये आपकी फिक्स हो गई, तो आप एच को इंक्रीज करते जाओ, ओके, एच को आप इंक्रीज करते जाओ, तो बी की वैल्यू फिक्स है, तो आपका ये म्यू डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यस सही है। तो यहाँ पे आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जाओ, आफ्टर द मैग्नेटिक सैचुरेशन म्यू की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती तो ये जाएगी। आपका ठीक कांस्टेंट होगा, ठीक सही है। ये हमारे पास है, सही है। उसके बाद ये पेजेस थोड़े से आगे पीछे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया है, सही है। और ये एक फार्मूला है, ये बस आपने याद रखना है, ओके। फॉर है। शंट मोटर आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, फॉर सीरीज मोटर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई एस स्क्वायर, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद शाफ्ट टॉर्क आ जाते हैं। तो शाफ्ट टॉर्क उस टॉर्क को हम कहते हैं जो हमारे पास आउटपुट पे मिलता है, सही है। जो आउटपुट पे आपको टॉर्क मिलता है उसको हम शाफ्ट टॉर्क कहते हैं, ओके। इट मींस के दिस शाफ्ट टॉर्क is equal to the total torque minus that torque which is used for the friction and windage losses। फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस के लिए भी आपको एक थोड़ा सा वो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगा, सही है। तो दिस शाफ्ट टॉर्क यू कैन से दैट दैट इज इक्वल टू आर्मेचर टॉर्क माइनस, मैं इसको एल से रिप्रेजेंट करता हूँ कि लॉस टॉर्क, टी एल मींस के लॉस टॉर्क, ओके। यानी ये टॉर्क आपका लॉस हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, फ्रेंजेट फ्रिक्शन एंड विंडेज में आपका ये टॉर्क लॉस हो रहा है, ओके। तो आपका शाफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू टोटल टॉर्क माइनस लॉस टॉर्क। तो आपका ये आर्मेचर टॉर्क जो होगा वो इसके इक्वल होगा। शाफ्ट टॉर्क आपका किसके इक्वल होगा? शाफ्ट टॉर्क आपका इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू 9.55 टाइम्स दिस इज द आउटपुट, यहाँ पे आपने आउटपुट लिखना है, डिवाइड बाय एन हो जाएगा, ओके। ओके अच्छा, लॉस टॉर्क किसके इक्वल होगा? ये दिस वन। तो लॉस टॉर्क आपका इक्वल हो जाएगा वो भी इसी तरह 9.55 टाइम्स यहाँ पे आपका आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस डिवाइड बाय एन हो जाएगा, यानी लॉस टॉर्क हो गई आपका, सही है। अच्छा, इसके बाद ब्रेक हॉर्स पावर, तो ये भी उसी तरह है। ये एक्चुअली जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे पास वो वाट का वो आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होता है, यस सही है। तो उसी तरह ये भी है। ये हमें क्या होता है टॉर्क की, हम यहाँ से जो हमें पावर मिलेगा दिस इज पावर, ओके, ये आपका पावर है, P इज इक्वल टू आई वी, दिस इज पावर, तो ये आपका वाट में होता है। इसको आप बस सिंपल हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लो, सो दैट इज नोन एज ब्रेक हॉर्स पावर, सही है। ओके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, यानी आउटपुट आपका जो टी शंट होता है दैट इज इक्वल टू 9.55 टाइम्स आउटपुट ओवर एन। एन। अच्छा, 9.55 आपका वो होता है, दिस इज 60 डिवाइड बाय 2 पाई के इक्वल होता है, ओके। 60 डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 9.55। तो 9.55 की जगह मैं ये पुट कर लेता हूँ 60 डिवाइड बाय 2 पाई, ओके
तो हमने ये हॉर्स पावर यानी ब्रेक हॉर्स पावर फाइंड करना है। अगर आपको आ जाए कि आप BHP फाइंड कर लो, तो BHP इट मींस कि आप ये एक फार्मूला याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो सही से, आप BHP फाइंड कर सकते हो। किस तरह फाइंड कर सकते हो? इस तरह कि आपका शाफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2 पाई टाइम्स आउटपुट डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो BHP आपका क्या होगा? दैट इज इक्वल टू शाफ्ट टॉर्क, 2 पाई वहां पे चले जाएगा तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, ये n भी वहां पे चले जाएगा, और डिवाइड बाय 60। अच्छा, दिस इज इन वाट, ये आपका आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा? आउटपुट इज इक्वल टू टी शाफ्ट 2 पाई बाय 60 एंड दिस इज इन वाट, लेकिन इसको हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 746 कर लो। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट इन हॉर्स पावर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 60, टी शाफ्ट आ जाएगा, एन आ जाएगा, डिवाइड बाय 746 भी आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज योर आउटपुट इन हॉर्स पावर मींस के BHP, ब्रेक हॉर्स पावर इसको हम कहते हैं। ओके ओके दैट इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देख लो, ब्रेक हॉर्स पावर आपका 2 पाई n टी शाफ्ट, 2 पाई n टी शाफ्ट डिवाइड बाय 60 इंटू 746, 60 इंटू 746। ओके, तो इट मींस कि आपने सिंपल ये फार्मूला याद करना है, ये स्टार वाला फार्मूला। तो इससे आप BHP वो फाइंड कर सकते हो, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद कर लो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप भूल भी जाए तो आप इससे वो यानी दिस ब्रेक हॉर्स पावर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फार्मूला। ओके। अच्छा, इसके बाद